हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। आइए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के थर्ड क्लास में चलने वाले हैं और आज की क्लास आप लोग को करके मन खुश हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग हिंदी व्याकरण के ऐसे टॉपिक की ओर चलने वाले हैं, ऐसे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जहां से आपकी हिंदी की शुरुआत होती है, आपके व्याकरण की शुरुआत की होती है। जो हम लोग लिखें, देवनागरी जो हम लोग लिखते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक आप लोग का क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। तो आइए हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण की कौन क्लास है रे बचवा? हिंदी व्याकरण की थर्ड क्लास। हिंदी व्याकरण के थर्ड क्लास। और हिंदी व्याकरण के थर्ड क्लास में आप लोग को क्या स्टडी करना है? वर्ण। ये व्याकरण के सबसे फर्स्ट चैप्टर है, व्याकरण के सबसे फर्स्ट चैप्टर है। आज आप लोग को वर्ण पढ़ के दिल गदगद हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। तो अच्छा से एकदम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण कहते किसको हैं। तो सबसे पहले वर्ण एक मूल ध्वनि है। क्या है? मूल ध्वनि, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। डिफिनेशन आप लोग देख लिए कि वर्ण क्या? मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन डायरेक्ट आपको डिफिनेशन नहीं रटना है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट में। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो डिफिनेशन है वो आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम से। किससे स्टार्ट करते हैं? भगवान के नाम से। मान लीजिए हम लोग ले लिए राम। क्या ले लिए? राम। और राम को हम लोग तोड़ते हैं। तोड़िए। अरे राम भगवान के नहीं, राम वर्ड के। ठीक है, भगवान को कोई कैसे तोड़ सकता है? माफ करिए प्रभु, राम वर्ड के तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तोड़िए। र प्लस आ प्लस म प्लस उसके बाद अ। राम। जैसे आप म बोलिएगा ना, तो म के बाद आपके मुंह से अ की आवाज निकालेगा। क्या निकलेगा? अ के। देखिए बोलिए म, तो अ के उच्चारण हो रहा है लास्ट में। तो आप लोग तोड़े राम को कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ। लेकिन आपका राम 4 वर्गों में टूट गया। लेकिन ये बताइए, क्या ये आपके आगे टूट सकता है? क्या ये आगे टूट सकता है? तोड़िए। र को हम लोग तोड़ सकते हैं? नहीं। आ को खंडित कर सकते हैं? नहीं। म को करेंगे खंडित? नहीं। अ को करेंगे? नहीं। तो बताइए, क्या ये सब आपका खंडित इसके बाद हो रहा? नहीं हो रहा। तो हम लोग यहीं से देख लिए कि आपका जो वर्ण है वो क्या है? मूल ध्वनि है। ये सब क्या है? ध्वनि है, मूल ध्वनि है, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटा इकाई है। क्या है? सबसे छोटा इकाई। क्या है? सबसे छोटा इकाई। सबसे छोटा इकाई। ये अपने आप में बचवा खुद ही वर्ण है। क्या है? खुद ही वर्ण है अपने आप में, और ये सबसे छोटा इकाई है। तो हम लोग जान गए डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझ गए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण एक क्या है? मूल ध्वनि है। क्या है? मूल ध्वनि। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसे बोलेंगे कि भाषा के, जो हम लोग भाषा पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, क्या पढ़े थे? भाषा फर्स्ट क्लास में अध्ययन किए थे। जो भाषा के सबसे छोटी इकाई है उसी को वर्ण कहते हैं। फिर से, जो भाषा के सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि वर्ण है क्या। वर्ण क्या है? चलिए हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका
जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। वर्ण क्या आपका मूल ध्वनि है जिसका हम लोग खंडित यानी कि टुकड़ा में नहीं कर सकते हैं। आइए दूसरा शब्द में भी हम लोग लिख लेते हैं, दूसरे शब्द में भी लिख लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या जानेंगे कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। तो हम लोग लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताइए कौन आपका खंडित या टुकड़ा नहीं हो सकता है? कौन आपका सबसे छोटा इकाई है? तो अभी हम बताएं कौन कौन है सर जी? अ है, उसके बाद आ है, और बताइएगा अब लोग के क है, और बताइए क के बाद ख है, और बताइए र है। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका क्या है? तो वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ये सब क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसका खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इत्यादि में ले लीजिए। तो आप लोग को आई होप आप वर्ण बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं, आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका हिंदी है उसमें आपका टोटल 52 वर्ण है। कितना है? 52 वर्ण है, 52। कितना है? तो हम लोग लिखेंगे कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हम आगे पढ़ेंगे कि वो 52 वर्ण कौन कौन सी है। चलिए इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि आपका अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्फाबेट। क्या कहेंगे? अल्फाबेट। तो हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह के वर्णमाला कहते हैं। जैसे में आप लोग जानिएगा कि बताइए हमारा एक फूल है, एक फूल मतलब हम लोग रखें तो वो एक ही फूल कहलाएगा, ठीक है। और वहां पर बहुत सारा फूल करके उसको जोड़ दिए तो वो क्या कहला जाता है? फूलों के माला। क्या कहलाता है? फूलों के माला। उसी प्रकार से अगर एक वर्ण है तो वो सिर्फ वर्ण है, लेकिन बहुत सारा वर्ण को हम जोड़ दिए तो वर्णों के क्या हो जाएगा? वर्णमाला। वर्णों की क्या हो जाएगा? माला। इसीलिए हम उसको क्या बोल दिए? वर्णमाला। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप बोलिएगा सर वर्णों तो समझ में आया क्योंकि इसमें बहुत सारा, इसीलिए वर्णमाला बोल दिए। आप बताइए क्रमबद्ध काहे लगा? क्रमबद्ध काहे लगा? तो आप लोग देखिएगा, मान लीजिए हम लोग पटना लिखें। क्या लिखें? पटना लिखिए। तो बताइए वर्णों के समूह है ना जी, वर्ण बहुत सारा है तो वर्णों के समूह है, ढेर सारा है। तो बताइए इसको हम क्रमबद्ध इसीलिए लिखे कि मान लिए हम इसको ऐसे कर दिए कि ट ना प, टनाप। तो बताइए ये कोई वर्ड है? नहीं है। तो बताइए हम वर्णों के क्रम तरीका से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्रम तरीका से, कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा। इसीलिए आप लोग क्या बोल रहा है कि वर्णों के
क्रमबद्ध समूह को यानी कि क्रम तरीका से लिखना है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहेंगे, वर्णमाला। जैसे में मेरा नाम है राजा सर, तो बताइए हम राजा लिखेंगे और इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, जारा। तो बताइए ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्रम तरीका से नहीं लिखे हैं। तो बस यही बोला कि वर्णों के आप लिखिए, सजाइए, लेकिन आपको किस तरीका से सजाना है, क्रमबद्ध तरीका से। क्रमबद्ध समूह को ये क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और समूह क्यों बोला, क्योंकि आपके एक वर्णमाला नहीं लेना। क्यों, क्योंकि एक वर्णमाला से आपका वर्ड नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम खाली अ ले लिए तो बताइए क्या आपका वर्ड बन गया, नहीं, इसके साथ और लेंगे, आम, अब बना, है ना, अब बना। इसलिए बोल रहा है कि क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए हम लोग आगे अब जानते हैं क्या कहते हैं, आगे जानते हैं। अब आप लोग को हम बताए होंगे भाषा में 22 भाषा, 114 प्रकार की भाषा आप लोग को बताए हैं, जिसमें से ये भी बताया आप लोग को कि जो 22 भाषा है वो आप लोग को हिंदी व्याकरण के भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया है, वो भी बता दिए आपको। अब ये जानिए कि प्रत्येक भाषा की जो 22 भाषा है वो सभी भाषा की अपनी अपनी क्या होती है, वर्णमाला होती है। क्या होती है, वर्णमाला। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक भाषा की 22 को भाषा बता दिए रे बचवा। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे में हिंदी में हम लोग जानते हैं कौन कौन होता है। तो हिंदी में आपका हो गया अ, आ, ई, ये सब हो गया। और बता दीजिए क, ख, ग, ये सब हो गया इत्यादि। इंग्लिश में भी हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी में आपका कौन कौन हो गया, ए, बी, सी, है ना, ये सब हो गया। हिंदी में हम लोग वर्णमाला जानते हैं, अंग्रेजी में भी वर्णमाला जानते हैं कि कौन कौन है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं वर्ण के भेद, कि वर्णों को आपको कितने भागों में बांटा गया। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, वर्ण के भेद, कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वर्ण के भेद। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला आपका हो गया, सब जानते होंगे, स्वर वर्ण। स्वर्ण नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितना बच्चा स्वर्ण बोलता है, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, स्वर। क्या, स्वर मतलब आवाज, स्वर बोलना है, स्वर वर्ण। और दूसरा बताइएगा व्यंजन वर्ण। क्या बोलना है, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्वर वर्ण के बारे में, कि आपका जो स्वर वर्ण है वो क्या है, किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग स्वर वर्ण अब देख लेते हैं। स्वर वर्ण देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, तो चलिए आप लोग समझिएगा कि स्वर वर्ण है क्या। तो हम लोग जानेंगे कि वे वर्ण, ये आपको जो बचवा है वो क्या कहता है कि हम अपने आप में क्या है, बॉस है। क्या है, बॉस है, हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। इसीलिए ये बोलता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी और वर्ण की सहायता या किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से स्वर वर्ण क्या कहता है कि
वे वर्ण जिनके उच्चारण में, हम सभी वर्ण के क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो बोल रहा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि खुद ही अपने आप में क्या है, बॉस है, क्या है, बॉस है, ये खुद ही मालिक है, तो इसकी किसी की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। फिर से, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, यानी कि हम लोग उच्चारण करेंगे वो आ ई करे या क ख ग घ, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए, उच्चारण कीजिए, क, जैसी क उच्चारण जब कर रहे हैं तो आपके मुंह से क्या निकल रहा, तो भाई साहब उसमें तो आपका हो रहा है दूसरे वर्ण की सहायता, यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता आपको हो रहा है। तो अब आई पर अब बताइए, ये खुद ही अपने आप में एक वर्ण है, और जब हम बोल रहे थे किसी दूसरे वर्ण की सहायता आपको नहीं हो रहा, तो आप लोग को पता चल गया कि आपका जो स्वर वर्ण है वो कौन है, और बताइए, इसमें भी नहीं होगा, उसमें के बाद हर्षई नहीं हो रहा है, दीर्घई, ये सब क्या आपका स्वर वर्ण है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, उसके बाद री, ए, ओ, और क्या हो गया आपका औ, क्या हो गया, आ ई उ री, ए, ओ, औ, ये सब क्या स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर वर्ण है। तो आप लोग यही से पता चल गया होगा कि स्वर वर्ण के गो है रे बचवा, तो 11 गो है, के गो है 11 गो। तो हम लोग लिखेंगे कि स्वर वर्ण ऐसे नहीं लिख लेते हैं, और अच्छा से लिख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, राइट। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। कौन कौन है, आ ई उ री, ए ओ औ। ना अगर आपको हो रहा है तो 11 यहाँ पे आप लिख लीजिए, आ ई उ री, ए ओ, और क्या लिख लीजिए, औ, और क्या लिख लीजिए, औ। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं, 11। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर, तो 11 स्वर। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोग को जब स्वर वर्ण के उच्चारण करेंगे, आ ई उ री, ए ओ औ, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आपका किसका प्रयोग होता है, कंठ के, किसका, कंठ से हम लोग उच्चारण करते हैं। और किससे करते हैं, तालु से। तालु आपका कौन है, तो जो आपका मुंह के ऊपरी भाग है, मुंह के ऊपरी हिस्सा है, उसी को क्या कहते हैं, तालु। तो हम लोग लिखेंगे कि स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ
कंठ तालु का प्रयोग किया जाता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका प्रयोग किया जाता है? कंठ और तालु का। जीभ ओठ का नहीं, जीभ ओठ या इसी को बोल दीजिए ओष्ठ का नहीं। जब भी आप स्वर वर्ण का जब उच्चारण कीजिएगा बचवा, तो आप लोग को कंठ से उच्चारण कीजिएगा। और किससे कीजिएगा? मुंह के ऊपरी भाग तालु से। आपका जीभ से आपका प्रयोग नहीं होगा और ओष्ठ का प्रयोग नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जो आपका स्वर वर्ण है, क्या है? स्वर वर्ण, उसे कितने भागों में बांटा गया है। फिर से स्वर वर्ण को अब देखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि स्वर वर्ण जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो हम लोग लिख देते हैं कि स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला देख लेते हैं ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा बताइए बचवा, तो दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा आपका हो गया प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। चलिए अब एक एक करके हम तीनों का स्टडी करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं अच्छा से और समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला बताइए, पहला आपका क्या था? तब पहला आपका था ह्रस्व स्वर। क्या था? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। चलिए देखिए आप लोग अच्छा से कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो आप लोग आई जरूर पढ़े होंगे, आई जरूर पढ़े होंगे। अब जैसे देखिए लिखेंगे ई दीर्घई, इसको क्या पढ़ते हैं? हर्षई। इसको दीर्घई। फिर से इसको हर्षई। हर्षई मतलब देख रहे हैं ह्रस्व, हर्षई, ह्रस्व, हर्षई। इसको ह्रस्व ई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व ई भी। ये देखिए इसी के नाम में है। फिर से जब इसको उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि किस में है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ। पढ़िए ह्रस्व ई। देखिए ये ह्रस्व में आ रहा। अब इसको उच्चारण कीजिए दीर्घई। दीर्घ में आपका आ रहा है, किस चीज में? दीर्घई में। उसी प्रकार से ह्रस्व ओ, दीर्घ उ, है ना? ह्रस्व उ, दीर्घ उ। बताइए ये किस चीज में आ गया? आपका ह्रस्व में आ गया। ये बताइए दीर्घ में आ गया। क्या में आ गया? दीर्घ में। तो आप लोग अब देखिएगा कि जब आप इसका उच्चारण कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इसका उच्चारण कीजिएगा, तो इसमें आपको लगेगा कम समय और इसमें इससे क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। यानी कि बोलिए ई। अब इसको बोलिए ई, तो इससे ज्यादा इसमें समय लग रहा है। यानी कि जो ह्रस्व स्वर है उससे ज्यादा आपको किस में लग रहा है? दीर्घ स्वर में। क्या में लग रहा है? दीर्घ स्वर में। तो हम लोग ह्रस्व स्वर को बोलेंगे कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे। फिर से जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जो जो स्वर है उसका हम लोग उच्चारण किया। अभी हम लोग कौन कौन पढ़े? 11 को स्वर पढ़े। उसका जब आप लोग उच्चारण कीजिएगा और जोन जोन स्वर, जोन जोन वर्ण में, सॉरी स्वर में आपका कम समय लगे, वही क्या? ह्रस्व स्वर है। जो जो स्वर वर्ण में कम समय लगे वही सब क्या है? आपका ह्रस्व स्वर है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या लिखेंगे बचवा? कि जिन स्वरों
जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग लिखेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है? अ, आ, हर्षई और आपका कौन हो गया? रे। बस यही चारों आपका क्या ह्रस्व स्वर है, जिसके उच्चारण में कम समय लग रहा है। हम लोग आगे देखेंगे कि ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। फिर से ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी। तो हम लोग लिख लेंगे कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं? मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जब ह्रस्व स्वर की हम लोग उच्चारण कर रहे थे, फिर से जब ह्रस्व स्वर, बताइए क्या है आपका? ह्रस्व स्वर है। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और ये क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जब हम लोग ह्रस्व स्वर के उच्चारण कर रहे हैं तो दीर्घ स्वर से आधा समय लगेगा। जब भी हम ह्रस्व स्वर के उच्चारण करेंगे तो दीर्घ समय से आधा स्वर लगेगा, दीर्घ स्वर से आधा समय लगेगा। ठीक है। फिर से जब भी हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपका दीर्घ स्वर से हमेशा आधा समय लगेगा। क्या लगेगा? आधा समय। तो हम लोग ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, कि ये भी लिख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है। आधा समय लगता। आपका इतना ही था ह्रस्व स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर के बारे में अगर आप लोग को क्लास समझ में आ रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। न्यू स्टूडेंट है तो हमारे चैनल पर, अगर नए बच्चे हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पुराने बच्चे हैं तो वो लाइक एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आइए हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं कि ये क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से आधा समय लग रहा है, यानी कि जो दीर्घ स्वर है वो जब उसका उच्चारण करेंगे तो आपका ह्रस्व स्वर के से क्या लगेगा? दुगना समय। ये आधा लग रहा बचवा तो वो क्या लगेगा? दुगना। तो हम लोग लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिए। ह्रस्व स्वर की जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं अ आ ई रे, तब आपका दीर्घ स्वर से आधा समय लगेगा, तो इसमें पक्का आप लोग को दुगना लग रहा होगा। तो देख लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बताइए दीर्घ स्वर की संख्या क्या होता है?
टोटल स्वर के गो था बचवा 11 गो था, 4 गो कौन वाला में हम लोग पढ़ लिए हर स्वर में, बचा के गो आपका 7 गो, तो वो क्या सब सातों दीर्घ स्वर है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? तब आपका हो गया दीर्घई, उसके बाद दीर्घऊ और री बोल रहे हैं, सॉरी, ए ओ औ। कौन कौन सा हो गया? दीर्घई आपका हो गया और दीर्घऊ और ए ओ औ। अब ये बताइए आपका ये 2 4 6 गो है, तो आपका एक और कहाँ गया? तो हम लोग लगता है कि हर स्वर में जब आप लोग को 4 गो बताएं तो आ भी आप लोग को बता दिए होंगे। आ नहीं है रे बचवा, सॉरी, आप लोग को क्या क्या होगा 4 गो जो देख लीजिए, ये वो गलती बता दिए थे। आ होगा, देख लीजिए कौन कौन 4 गो है, तो अ था और कौन था? अ था, और आप लोग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, और क्या होगा? ई होगा और री होगा। ठीक है, यही चारों आपका होगा, आ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अ हम लोग पढ़ेंगे तब कम समय लगेगा, लेकिन जब आ के उच्चारण करेंगे तो अ से दुगना समय लगेगा। तो आ आपका कौन में चल जाएगा? दीर्घ स्वर में। कौन में चल जाएगा? दीर्घ स्वर में। तो इसीलिए इसमें और क्या लगा दीजिए? अब देख लीजिए आप लोग, 7 गो हो गया, दीर्घई, दीर्घऊ, ए ओ औ, एक तो आ। दीर्घ स्वर की संख्या क्या हो गया? 7 गो। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। मिस्टेक हो गया होगा, मिस्टेक हो गया था, आप लोग सही कर लीजिएगा। उसमें आ को हटा दीजिएगा, क्या डाल दीजिएगा? ऊ को, हरसव ऊ को डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका दीर्घ स्वर है, क्या है? दीर्घ स्वर, उसे हम लोग द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रा भी बोलते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है। देखिए जब आप हरा स्वर देखेंगे तो ये के मात्रा है, एक के मात्रा है, तो इसमें एक मात्रा के समय लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक मात्रिक। लेकिन हम लोग जब दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर, तो उसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है। क्या? कितना मात्राओं का? 2 मात्राओं का। तो हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। कितना मात्राओं का समय लग रहा है? तो 2 मात्राओं का। कैसे? तो ऐसे मान लीजिए हम लोग दीर्घऊ देखें तो ये 2 मात्राओं से बना है, ऊ प्लस ऊ। दीर्घ ई देखें तो ये भी 2 मात्राओं से बना है, ई प्लस ई। इसमें कितना मात्रा का? 2 मात्रा का। कितना मात्रा का? 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक। तो आइए हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि जो आपका दीर्घ स्वर है, जो आपका दीर्घ स्वर है बचवा, दीर्घ स्वर है, क्या है? दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं। फिर से, दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। कौन कौन? ये भी देख लीजिए। आपका आ है जो अ प्लस अ से बना है, और बताइए दीर्घ ई है, क्या है? दीर्घ ई, तो ई प्लस ई से बना है। दीर्घ ऊ है, तो वो बताइए ऊ प्लस ऊ से बना है, क्या बना? ऊ प्लस ऊ से। आपका ए है, क्या है? ए है, तो आपका अ प्लस ऊ से बना है,
अ प्लस किससे बना है? उ से नहीं, अ प्लस ई से बना है। अ प्लस उ बोल रहा, अ प्लस ई से बना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो अ है वो क्या बना है? अ प्लस ए से बना है। वो है क्या? वो है अ प्लस उ से बना है। और बताइए और कौन बच रहा है? ओ है, वो क्या है? अ प्लस ओ से बना है। देख लीजिए जितना भी आपका सातों दीर्घ स्वर है वो दो शब्दों के योग से बना है। कितना? दो शब्दों के योग से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। चलिए अब हम लोग प्लुत स्वर की ओर बढ़ते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्लुत स्वर कहते किसके हैं। प्लुत स्वर तीसरा, प्लुत प्लुत स्वर, प्लुत स्वर अच्छा से ना लिखा है बचवा। चलिए देखो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। चलिए हरस स्वर क्या देखे हम लोग? हरस दीर्घ और क्या था? प्लुत। एकदम सिंपल समझिएगा। एकरा में आधा समय, एकरा में दुगना, एकरा में बताइए तिगुना। हरस से ये क्या लग रहा है? दुगना। दीर्घ से ये क्या लग रहा है? तिगुना। दीर्घ से क्या लग रहा है? तिगुना। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे। फिर से, वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। फिर से, वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। यानी कि दीर्घ से भी क्या लग रहा? अधिक समय। देखिए ह्रस्व से तो लग ही रहा है, दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि वे स्वर, वे स्वर, वे स्वर जिनके जिनके वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर भी कहते हैं। उसे प्लुत स्वर भी कहते हैं। इसमें एगो और है जो आपको बताएं कि उसको बोलेंगे द्विमात्रिक और हरस को बोलेंगे एक मात्रिक। तो इसको क्या बोलेंगे बचवा? तो त्रिमात्रिक। क्यों? क्योंकि ये तीन मात्राओं से मिलकर बना है। कितना मात्रा से? तीन मात्राओं से। आपका हरस एक मात्रा से, दीर्घ दो मात्रा से, लेकिन प्लुत स्वर है जो तीन मात्राओं से मिलकर बना है। कितना मात्राओं से? तीन मात्राओं से। तो चलिए लिख लेते हैं आगे हम लोग दूसरे शब्द में लिख लेते हैं। दूसरे शब्द में, चलिए दूसरे शब्द में हम लोग लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय यानी तीन मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर, सॉरी दीर्घ लिख रहे हैं, सॉरी बच्चों, प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाता है। फिर से देखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा। अभी हम लोग समझे कि दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा प्लुत स्वर में, यानी कि तीन मात्राओं का समय लग रहा, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। आइए हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल आगे हम लोग देख लेना, हो सकता है नहीं दिखेगा तब देख लेते एग्जाम्पल आगे।
आगे हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलिए आपका एग्जाम्पल कौन कौन है, आपका एग्जाम्पल कौन कौन है। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं ना, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या आप घुसा दिए, ये क्या आप लगा दिए। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि इसका चिन्ह, इसका चिन्ह यानी कि पुरुष वर्ग का चिन्ह, इसका चिन्ह एस जैसा दिखेगा रे बचवा, इसका चिन्ह एस है, ठीक है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो अ के उच्चारण होगा, किस चीज के, अ के। जैसे हम एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं, 3 मात्राओं का समय लग रहा, बताइए बोलिए ओम, क्या बोलेंगे ओम। तो देखिए जब ओ और म के बीच में आपका लंबा तिरा रहा है, लंबा लंबा उच्चारण हो रहा, ओम। देखिए उच्चारण कीजिए ओम। जब उच्चारण आप सही तरीके से कीजिएगा तो जो आपका ओ और म के बीच है वो आपका लंबा तिराएगा, ठीक है। और बताइए सुनो, जब आप सुनो बोलिएगा तो इसमें भी आपका क्या लंबा तिराएगा, सुनो, ठीक है, क्या तिराएगा लंबा। और बताइए राम और इत्यादि, जब आप राम भी बोलिएगा तो रा और म के बीच में लंबा उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा, लंबा उच्चारण, क्या हो रहा, लंबा उच्चारण। ये बीच में ना होगा रे बचवा, सुनो सुनो सुनो, लास्ट में लग रहा है कि लग रहा है, अच्छा से उच्चारण कीजिए, सुनो सुनो। हाँ तो लास्ट में हो रहा है, ठीक है। ओम तो बताइए दोनों के बीच में हो रहा, राम ये भी दोनों बीच में हो रहा, लेकिन सुनो तो ये लास्ट में आपका लंबा तिरा रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका प्रयोग यानी प्लुत का प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अक्सर 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 पुकारते समय भी किया जाता है, पुकारते, इसका प्रयोग अक्सर पुकारते पुकारते समय, पुकारते समय भी किया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय भी किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जो आपका प्लुत स्वर है बचवा, प्लुत स्वर है, इसका प्रयोग संधारता हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग पूछोगे कि सर किस में होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि रे बचवा वैदिक भाषा में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। किसमें, वैदिक भाषा में। किसमें होता है, वैदिक भाषा में। आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ना भी है वैदिक, तो हम लोग लिख लेते हैं कि वैदिक भाषा में इसका अधिक प्रयोग होता है, वैदिक भाषा में इसका अधिक प्रयोग होता है। आगे लिख लेंगे कि इसे, और बताइए इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये 3 मात्राओं से मिलकर बना है। कितना मात्रा से, 3 मात्रा से। दीर्घ में आपका 2 मात्रा से मिलकर बन रहा था द्विमात्रिक, ये 3 मात्रा से मिलकर बन रहा है, तो क्या बोलेंगे त्रिमात्रिक। क्या बोलेंगे, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम इससे अगले क्लास में और अच्छे तरीका से आप लोग को पढ़ा सकें, ठीक है। तो वैदिक भाषा में इसका अधिक प्रयोग होता है, इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का आपका प्रयोग हो रहा है। कितना मात्रा का, 3 मात्राओं का। अब एक चीज हम लोग और जानेंगे, स्क्रीनशॉट एकदम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी आप लोग को मिटा देते हैं, इसीलिए जल्दी हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो आपका अभी छोटा है, क्लास वाले बोर्ड पर अभी आप लोग को क्लास नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए। चलिए एक चीज हम लोग और अध्ययन कर लेते हैं, और उसका नाम क्या है बचवा, अयोगवा।
क्या नाम है? अयोग वाह। अब बोलिएगा सर जी ये अयोग वाह क्या है सर जी, जरा बढ़िया से समझाइए। तो समझो रे बचवा, जैसे कि मान लीजिए मैच में टीम होता है 11 को, तो मान लीजिए मेरे हम कुछ खेल खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी खेल खेल रहे हैं, अब मेरे पास टीम मान लीजिए 11 को, तब 5 को हम इस साइड रखेंगे कि आप स्वर के पास साथ हो जाओ, 5 को व्यंजन के साथ हो जाओ, बाकी के एगो जो बचा वो किसके साथ जाएगा? तो नहीं वो स्वर में जाएगा, नहीं व्यंजन में जाएगा, वो क्या करेगा? आपका बीचे बीच रहेगा। क्या करेगा? बीचे बीच। तो उसी प्रकार से अयोग वाह भी है कि ना तो स्वर में रहता है और नहीं व्यंजन में रहता, ये बीचे बीचे रहता है। क्या रहता है? बीचे बीचे। तो हम लोग लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और नहीं व्यंजनों में किया जाता है। फिर से देखिएगा, जैसे हम टिम्मा वाला समझाएं कि 11 गोरा 5 को नहीं इधर 5 को इधर, ठीक है, 5 को इधर, एक को किधर रहेगा? तो कहीं नहीं, बीचे बीचे। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में और न ही व्यंजन में किया जाता, वो क्या कहलाता? अयोग वाह किया जाता है, अयोग वाह कहलाता है, अयोग वाह कहलाता है। जैसे में पूछोगे तो देख लीजिए आप लोग, जैसे में अन हो गया, अ हो गया, ये क्या? अयोग वाह है। अन आ अयोग वाह है। क्या? अयोग वाह है। अन अ अयोग वाह है। आप बोलेंगे सर जी अन को क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलेंगे। अह को क्या बोलते हैं? तब विसर्ग बोलेंगे। आइए हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि अन को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। अन को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जान लेते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि जो आपका अयोग वाह है आपका 4 प्रकार के होता है रे बचवा। अयोग वाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें से आप लोग 2 को जान गए, एगो अनुस्वार, एक ठो विसर्ग, 2 ठो और होता है। देख लीजिए 4 को कौन कौन है। पहला कौन है? तो अनुस्वार। पहला कौन है? अनुस्वार, ठीक है। और दूसरा कौन है? विसर्ग। तीसरा बोलिएगा कि कौन है सर जी? कौन है? तो निर्नुनासिक। और क्या है? अनुनासिक। कौन सा? अनुनासिक। यही आपका 4 क्या है? अयोग वाह है। अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक और अनुनासिक। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को क्लास अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल पर अगर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूर हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर के साथ 10th में पास कर पाएं। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।